हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके गुरुजी में। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th उसका जो गुजरात बोर्ड है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो गुजरात बोर्ड का है GSEB गुजरात बोर्ड का हमने लिया है स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर नंबर 2। इसके पहले वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर 1 हाउ द ब्रिटिशर्स अराइव्ड इन इंडिया। तो किस तरह ब्रिटिशर्स भारत के अंदर आए थे वो चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया है। अब चैप्टर 2 का पहले हम टाइटल पढ़ लेते हैं। चैप्टर 2 का जो टाइटल है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रिवॉल्यूशन। इन दिस चैप्टर टोटली वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली 2 टॉपिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज हेल्ड, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, एंड देन वी आर डिस्कसिंग रशियन रिवॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल जीके गुरुजी and like and share with your friends and classmates also. So, the yearning of the Western European country for expansion of the empire and acquire new territory colony resulted in this country going to Asia Africa. अब सबके बीच में ये होड़ चल रही थी कि सबसे एक काम करते अपनी टेरिटरी। यूरोपियंस, आप लोग जानते हैं यूरोपियन सबसे पहले आए थे, उनके बीच में ये होड़ हो गई थी कि चलो वहाँ पे जाके अपनी एक कॉलोनी बनानी, अपना उपनिवेश बनाना है। Thus they established their colonies and expanded their rule. वो लोग क्या करते थे, किसी न किसी को कब्जे में करके अपना रूल बढ़ाना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? रूल बढ़ाना चाहे। Consequently there arise competition between European nation. और इसी का ये रीज़न रहा कि जो यूरोप के कुछ नेशन है, यूरोपियन एक खुद कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर कई सारे देश आते हैं जैसे कि इंग्लैंड, फ्रेंच, डेनमार्क, ऐसे कई देश होते हैं। तो उनकी वजह क्या कंपटीशन का एक माहौल खड़ा हो गया। द ग्रीड फॉर कॉलोनाइजेशन, ग्रीड मतलब होता है लालचपन, ग्रीड मतलब होता है लालचपन। कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन इज नथिंग बट अपना एक गुलाम बनाना, उपनिवेश बनाना, तो एक सेंटर बनाना, ऐसा। एमंग द वेस्टर्न यूरोपियन नेशन कॉजेज द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल रूइन ऑफ द एशिया अफ्रीकन कंट्री। उन लोगों का मेन सिद्धांत ये था, इकोनॉमिक मतलब पैसे की दृष्टि से, सोशल मतलब सामाजिक, कल्चरल इस तरह, रूइन मतलब होता है बर्बाद कर देना। एशियन और अफ्रीकन जो कंट्री है उनको लूट लेना, जितना लूट सको उतना लूट लेना। दिस रिजल्ट ऑफ दिस ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स आर सच दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोल्शेविक रिवॉल्यूशन टुक प्लेस। यही सब रीजन रहे, इनकी जो लूट मार की जो नीति थी उसी की वजह से आज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है और बोल्शेविक रिवॉल्यूशन होता है। सो डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टडी अबाउट दिस डिटेल। अब हम इसमें एक के बारे में एक पढ़ेंगे, कैसे एशिया अफ्रीका में हुआ उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, राइट। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं वेस्टर्न यूरोप एंड कॉलोनाइजेशन इन एशिया अफ्रीका। वेस्टर्न यूरोप के जो लोग थे उन्होंने कैसे अपनी कॉलोनी बनाई एशिया और अफ्रीका के अंदर। द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री वांटेड टू एक्सपांड देयर एम्पायर इन एशिया अफ्रीका। जो यूरोपियन कंट्री थी, वेस्टर्न साइड की जो यूरोपियन कंट्री थी, जैसे कि यूके, जो ब्रिटेन है, फ्रांस, इटाली, जर्मनी, ऐसी सारी जो कंट्री थी उन्होंने किस तरह अपना एम्पायर एशिया और अफ्रीका के अंदर बसाया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द ग्रीड फॉर कॉलोनाइजेशन डिड नॉट स्पेयर इवन देयर नेबरिंग कंट्रीज, स्पेन हैड नॉट। अब उनकी लालचपन की इतनी हद हो चुकी थी कि उन्होंने अपने पड़ोसी कंट्रियों को भी नहीं छोड़ा था। स्पेन हैड टू कंट्रोल ओवर नेदरलैंड। स्पेन नाम का जो देश है उसने किस पे कब्जा कर लिया? नेदरलैंड पे कब्जा कर लिया। मतलब इन्होंने चलो बाहर के लोगों को तो छोड़ो, पड़ोसियों को भी नहीं छोड़ा। बेल्जियम, अब जो स्पेन है उसने नेदरलैंड पे कब्जा कर लिया, बेल्जियम पे कब्जा कर लिया, लग्जमबर्ग पे कब्जा कर लिया। लेटर ऑन सम ऑफ देयर प्रोविंस वीर कैप्चर्ड बाय फ्रांस, कुछ हिस्सा उसका फ्रेंच ने भी कब्जा कर लिया। व्हेन द पोर्चुगीज किंग डायड, जब पोर्चुगीज के जो राजा थे, पोर्चुगीज की कैपिटल आप लोग को पता है, पोर्चुगीज की कैपिटल क्या होती है? लिस्बॉन। अब जो पोर्चुगीज के राजा थे उनकी डेथ हो जाती है विदाउट एन हेयर, उनको कोई राजकुमार नहीं होता। हेयर मतलब होता है जो उनका राज उत्तरदायी नहीं होता। पोर्चुगीज केम अंडर द रूल ऑफ द स्पेनिश किंग बिकॉज ऑफ हिज ब्लड रिलेशन। अब पोर्चुगीज के जो राजा थे वो निसंतान मृत्यु हो जाती है उनको कोई भी राज उत्तराधिकारी नहीं होता। उस वजह से स्पेनिश के जो राजा हैं वो कहते हैं कि मेरा पोर्चुगीज के जो राजा है उनसे पुराना ब्लड रिलेशन है, इसलिए पोर्चुगीज मेरे हाथ में आ जाएगा। So for 6 decades the monopoly of the establishing colonies in non-European country was with Spain. इस तरह 6 decades मतलब क्या होता है? 10 ईयर। 10 ईयर का जो टाइम पीरियड होता है 10 ईयर का, उसे हम क्या कहते हैं? डिकेड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिकेड्स कहते हैं 10 ईयर का टाइम पीरियड। सिमिलरली इटाली, जर्मन स्टेट बिकम द विक्टिम ऑफ द ग्रीड ऑफ द फ्रेंच एंड ऑस्ट्रिया। उसी तरह इसका शिकार कौन हुआ? इटाली भी हुआ, जर्मन भी हुआ, जर्मन स्टेट भी इसके शिकार हुए। When the European power were tightening their grip over the Asia African nation, many of the European nation which has become free. जब देखा कि अरे भाई यूरोप में रहने दो, अपने जो पड़ोसी हैं उनसे कोई मतलब अपने को मिलने वाला नहीं है। जब जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने जब एशिया और अफ्रीका को अपने हाथ में लिया तो उनके जो पड़ोसी राज्य थे, पड़ोसी देश थे जो उनके कब्जे में थे वो थोड़े क्या हो गए? फ्री हो गए। क्या हो गए?
फ्री हो गए, क्योंकि जो यूरोपियन को जो था, यूरोपियन लोगों को लालच कहाँ पे आने लगा, यूरोपियन ने कहा एक काम करो, अपने पास जो अपने पड़ोसी हैं, जैसे कि आपने देखा स्पेन ने किसको कब्जा किया, पोर्चुगीज़ का कब्जा किया था, बेल्जियम का कब्जा किया था, नेदरलैंड का कब्जा किया था। तो उन्होंने क्या किया, उनको रियल चीज़ पता चल गई, उन्हें पता चल गया कि एशिया अफ्रीका में जो चीज़ है कमाने जैसी वो एशिया में है और अफ्रीका में है। तो इस वजह से इन लोगों का ध्यान एशिया और अफ्रीका की कंट्रियों पर रहा, उस वजह से इनके पड़ोसी राज्य छूट गए इनसे। कॉलोनियलिज्म इन एशिया, अब एशिया के अंदर इन्होंने किस तरह कब्जा किया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कॉलोनिज्म इन एशिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉलोनियलिज्म इन एशिया, आफ्टर स्टैंडिंग टू ग्रीप ओवर इंडिया, इंग्लैंड एक्सपांड इन एम्पायर टू श्रीलंका। अब क्या हुआ, एशिया के अंदर कौन से देश ने कौन सी कंट्री पे कब्जा किया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कॉलोनी किसने कहाँ पे कॉलोनी बनाई। आफ्टर स्ट्रेंथनिंग इट्स ग्रीप ओवर इंडिया, अब देखा उन्होंने कि इंडिया पे मस्त कब्जा कर लिया है। इंग्लैंड एक्सपांडेड टू एम्पायर टू श्रीलंका, इंडिया पे कब्जा करने का वो लोग कहाँ पहुँचे, श्रीलंका पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया। म्यांमार को भी अपनी कॉलोनी बना ली, सिंगापुर को अपनी कॉलोनी बना ली, मलेशिया को अपनी कॉलोनी बना ली। इंग्लैंड एंटरेड चाइना आल्सो, इंग्लैंड की इतनी हिम्मत कि वो चाइना के अंदर भी घुस गया। बट ड्यू टू द ओपियम ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड चाइना देयर वियर वॉर। ओपियम ट्रेड, ओपियम ट्रेड का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। ओपियम ट्रेड मतलब अफीम, अफीम एक तरह का, अफीम जो ओपियम का हिंदी मीनिंग होता है अफीम, उनके बीच में क्या होता था, अफीम का व्यापार होता था। किसके बीच में, चाइना के बीच में और इंग्लैंड के बीच में। देयर वाज ए वॉर, इसलिए उनके बीच में युद्ध हुआ 1839 से 1842, विच केम टू बी नोन एज ओपियम वॉर इन हिस्ट्री, जिसे हिस्ट्री में हम किस नाम से जानते हैं, ओपियम वॉर के नाम से जाने जाते हैं। ओपियम क्या, एक तरह का अफीम होता है, एक तरह का नशीली पदार्थ है, मतलब जो कि नशीला पदार्थ है। चाइना लॉस्ट दिस वॉर, चाइना इस युद्ध में हार जाता है। क्या करता है, चाइना इंग्लैंड के साथ ओपियम वॉर करता है और हार जाता है। देयर वी लॉस्ट 5 ऑफ इट्स पोर्ट टू इंग्लैंड वेयर इंग्लैंड कुड कैरी ऑन देयर ट्रेड एंड दस एक्सपांड देयर एम्पायर। अब ये युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध हुआ, ओपियम वॉर तो हो गया, पर ओपियम वॉर में कौन कौन युद्ध लड़ा, ओपियम वॉर में किसने लड़ा, चाइना ने लड़ा और इंग्लैंड ने लड़ा। चाइना और इंग्लैंड का युद्ध होता है इसके अंदर इंग्लैंड जीत जाता है और चाइना हमारा हार जाता है। जब चाइना हार जाता है तो इसको क्या देना पड़ता है, इसको टोटली इसके जो 5 पॉट्स होते हैं, टोटल 5 पॉट इंग्लैंड ले लेता है अपने हाथ में। किस लिए, जो चाइना के 5 पॉट्स हैं उसको इंग्लैंड अपने हाथ में ले लेता है और वहाँ से मस्त ट्रेड करता है, मस्त व्यापार करता है। इनरमस ऑयल रिसोर्सेज इन द डेजर्ट रीजन ऑफ वेस्ट एशिया, अब इन्होंने चाइना लूटा, अभी लोग वेस्ट एशिया की तरफ आए जहाँ अरब कंट्रीज है, वेस्ट एशिया। अट्रैक्टेड द यूरोपियन टू एस्टेब्लिश कॉलोनीज देयर, इंग्लैंड, जर्मनी। अब जो वेस्ट इंडिया का जो पोर्शन है, जो अरब कंट्री है, वहाँ पे प्रचुर मात्रा में मिनरल ऑयल है, इन लार्ज क्वांटिटी है। तो इन्होंने क्या सोचा, चलो इंग्लैंड चलते हैं, जर्मनी चलेंगे। रशिया और अमेरिका ने वहाँ पे ऑयल कंपनी बनाई, कहाँ पे, ईरान में, इराक में, कुवैत में, सऊदी अरब में, बहराइन में, एंड मेड एफर्ट टू टेक केयर ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। अपना अपना फ़ायदा लेने लगे, मतलब जहाँ जहाँ दिखा उन्हें तो उन्होंने वहाँ पे फ़ायदा लेने का ट्राई किया है। अब बात करते हैं, ये तो हमने बात की एशिया के बारे में, अब बात करते हैं कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर किस तरह हुआ, चलो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द डच एस्टेब्लिशिंग इट्स कॉलोनी फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी इन साउथ अफ्रीका। सबसे पहले अफ्रीका के अंदर यदि किसी ने अपनी कॉलोनी बनाई है तो डच लोगों ने कॉलोनी बनाई है। अब मैं एक क्वेश्चन मुझे मन में आया है कि अफ्रीका के अंदर सबसे पहले किसी ने कॉलोनी बनाई है तो डच लोगों ने बनाई है, तो हमारे भारत में सबसे पहले कौन सा यूरोपियन आया था, तो इसका आंसर हमने प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं। इसका जो आंसर है वो आता है पोर्चुगीज़। सबसे पहला कोई भी यदि कोई भी यूरोपियन आया है तो पोर्चुगीज़ भारत के अंदर आया हुआ है। उसी तरह अफ्रीका के अंदर साउथ अफ्रीका नाम का जो कंट्री है, जो कि साउथर्न टिप पे आया हुआ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, तो उसके ऊपर सबसे पहले कौन आया, डच लोगों ने उस पर कब्जा किया, अपनी कॉलोनी बनाई। आफ्टर द इंग्लैंड एंड फ्रेंच एस्टेब्लिश देयर कॉलोनी इन कैप एंड अल्जायर्स इन नॉर्थ अफ्रीका रिस्पेक्टिवली। क्या किया, तो सबसे पहले डच लोग आए, कहाँ पे आए, अफ्रीका के अंदर आए। कौन से अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका नाम की जो कंट्री है जहाँ से नेल्सन मंडेला थे वहाँ की है, वहाँ पे इन्होंने सबसे पहले कब्जा किया। आफ्टर दैट इंग्लैंड, उसके बाद कौन आए, इंग्लैंड भैया आए। उसके बाद कौन आए, फ्रेंच आए। एस्टेब्लिश देयर कॉलोनी इन कैपे एंड अल्जायर्स, अल्जायर्स और कैपे नाम की जो जगह है नॉर्थ अफ्रीका में, वहाँ पे उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई। द वास्ट प्रोविंस ऑफ अफ्रीका सीम्ड क्वाइट सुटेबल फॉर एक्वायरिंग रॉ मटेरियल एंड सेलिंग रेडी प्रोडक्ट पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब वास्ट मतलब होता है इतना विशाल जो एरिया था अफ्रीका के अंदर, क्या बहुत सारे कंट्री हैं,
सीम्ड क्वाइट सुटेबल फॉर एक्वायरिंग रॉ मटेरियल, वहाँ से प्रचुर मात्रा में रॉ मटेरियल कच्चा माल मिल सकता था। ऐसा किसको लगा? यूरोपियंस को लगा। यूरोपियंस को यूँ लगा कि यदि अफ्रीका में हम कब्जा कर लेते तो हमें वहाँ पे कच्चा माल मिल जाएगा। एंड सेलिंग रेडी प्रोडक्ट पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और यहीं से हम अपना सारा प्रोडक्ट रेडी करके ले जाए और जाके बेच दें। ये कब की बात है? पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद की बात है। बिफोर ऑफ विच यूरोपियन कंट्री कम्पिटेड टू एस्टेब्लिश कॉलोनी। अब कम्पिटेटेड मतलब होता है कंपटीशन, दोनों के बीच में मजबूर मतलब माहौल, एक कंपटीशन का, एक प्रतियोगिता का माहौल खड़ा हो गया यूरोपियन कंट्री के बीच में कॉलोनी बनाने के बाबत में। किंग ऑफ लियोपोल्ड ऑफ बेल्जियम, कहाँ के राजा? बेल्जियम के जो राजा थे लियोपोल्ड साइज द वास्ट प्रोविनेंस ऑफ कॉन्गो। अब बेल्जियम के जो राजा थे उन्होंने भी कहा चलो हम भी आजमा लेते हैं। तो बेल्जियम जैसे देश ने, जिसकी कैपिटल ब्रुसेल्स है, वहाँ के जो राजा हैं लियोपोल्ड नाम के, उन्होंने कॉन्गो पे कब्जा कर लिया। जिसके हाथ में जो आए, भले थोड़ा गरीब आ जाए, अमीर आ जाए, कोई भी इंसान लूटता है तो भले जो आ जाए हाथ में लूट लेता है हर एक कोई भी। इंग्लैंड एस्टेब्लिश इस कॉलोनी इन इजिप्ट, इंग्लैंड भाई ने कहाँ पे अपनी कॉलोनी बनाई? इजिप्ट के अंदर बनाई। इजिप्ट के आप लोग कैपिटल जानते हो, कायरो है। सबसे विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वो इजिप्ट में बहती है। सम प्रोविनेंस ऑफ ईस्ट अफ्रीका, कुछ ईस्ट अफ्रीका के प्रोविनेंस पे कब्जा कर लिया, कुछ साउथ अफ्रीका के हिस्से में कब्जा कर लिया। इस तरह इंग्लैंड ने कब्जा किया। राइट। फ्रेंच एस्टेब्लिश्ड इस कॉलोनी, फ्रेंच ने कहा हम भी अपनी कॉलोनी बनाएंगे। तो फ्रेंच ने कहाँ पे बनाई? ट्यूनीशिया में बनाई, मोरक्को में बनाई, वेस्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बनाई। राइट। जर्मनी एस्टेब्लिश्ड इट्स एम्पायर इन सब प्रोविनेंस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका, जर्मनी ने भी कोई कसर छोड़ी नहीं। तो इसने भी कहा चलो मैं भी बना लेती हूँ, तो जर्मनी ने भी इस तरह कोई कसर छोड़ी नहीं। इटाली कैप्चर द अफ्रीकन प्रोविनेंस अराउंड द रेड सी, अब जो इटाली था उसने भी कौन से हिस्से पे कब्जा किया? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे किया। कौन सा वाला? रेड सी वाला जो हिस्सा था उस पर कब्जा कर लिया। स्पेन एंड पोर्चुगल्स आल्सो साइज सम प्रोविनेंस ऑफ अफ्रीका, अब स्पेन ने भी और पोर्चुगल्स जो था उन्होंने भी कुछ कब्जा कर लिया। इस तरह हम देखते हैं कि डच लोग आए सबसे पहले, फिर बाद में क्या होता है? इंग्लैंड आया, फ्रेंच आया, बेल्जियम जैसा देश आ गया, उसका जो राजा था लियोपोल्ड उसने कॉन्गो पे भी कब्जा कर लिया। इजिप्ट में इंग्लैंड वालों ने कब्जा कर लिया, फिर ईस्ट अफ्रीका के कुछ पोर्शन पे कब्जा कर लिया, फ्रांस ने कब्जा कर लिया, स्पेन ने, पोर्चुगीज ने कब्जा कर लिया। एक कॉन्फ्रेंस फॉर द यूरोपियन नेशन वॉज हेल्ड इन बर्लिन, अब जो यूरोपियन नेशन थे उनकी कॉन्फ्रेंस होती है बर्लिन। बर्लिन इज द सिटी विच इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी। राइट। इन द एमिडिस्ट ऑफ दिस कंपटीशन टू एस्टेब्लिश कॉलोनी, अब जो इनकी जो चर्चा होती है वो किस लिए चर्चा होती है? कि कहाँ पे कॉलोनी, किस देश को अपना गुलाम बनाना है। कॉलोनी का मतलब होता है सिंपली गुलाम बनाना। डिफरेंट अफ्रीकन टेरिटरी वी आर डिवाइडेड अमंग द यूरोपियन नेशन, अब क्या था ये सब जिसके हाथ में जो आ रहा था वो कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो बर्लिन वाली जो मीटिंग होती है 1884 में जो मीटिंग हुई थी, यहाँ पे जब मीटिंग चल रही थी 1884 में, तब भारत के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। राइट स्टूडेंट्स, तो आप लोग याद रखिए जब यहाँ पे बर्लिन में कब्जे के लिए मीटिंग चल रही थी तो भारत में 1885 में क्या हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। INC जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी स्थापना हुई थी। राइट। तो इन्होंने क्या किया? सब लोगों ने मिलकर डिवाइड कर दिया। इन्होंने कहा बर्लिन में बैठे हैं तो एक काम करो डिवाइड कर लेते हैं। डिफरेंट अफ्रीकन टेरिटरी वी आर डिवाइडेड अमंग द यूरोपियन नेशन, सब ने इक्वल सब ने डिवाइड कर लिया। एक काम करो ये हिस्सा तुम्हारा, ये हिस्सा मेरा। एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस थस द कॉलोनियल डोमिनेंस ऑफ डिफरेंट यूरोपियन नेशन वी आर एस्टेब्लिश्ड ओवर द एंटायर अफ्रीका, इस तरह पूरे अफ्रीका पे यूरोपियंस ने कब्जा कर लिया था। राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इतना पता चला होगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। वाइल ऑन वन हैंड द ग्रीडी यूरोपियन नेशंस वी आर ट्राइंग टू कॉलोनाइज वेरियस एशियन अफ्रीकन कंट्रीज, अब ग्रीडी इनकी लालचपन इतनी थी कि अभी भी इनका पेट भरा नहीं था। जर्मनी एंड इटाली हैड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, अब जर्मनी और इटाली, पहले जो जर्मनी और इटाली अलग अलग थे, इनका क्या यूनिफिकेशन का प्रोसेस चालू हो गया। जर्मनी और इटाली नाम का जो कंट्री है इसके कुछ हिस्से बटे हुए थे, जैसे कि मिला दिया, सब कुछ एक कर दिया। इन थर्स द यूनिफाइड जर्मनी प्लंज इनटू द कंपटीशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब जर्मनी और इटाली, जो जर्मनी मतलब जो हमारा जर्मनी है जिसकी कैपिटल बर्लिन है, वहाँ पे जो मीटिंग हुई थी, किसकी हुई थी मीटिंग? जो यूरोपियन नेशंस की मीटिंग हुई थी। जर्मनी और इटाली एक हो चुके थे, क्या हो चुके थे? एक स्टेट, एक कंट्री बन चुके थे जर्मनी एंड इटाली। जर्मनी इटाली एक हुए जैसे वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर कूद पड़े। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस, कमर्शियलाइजेशन, कॉलोनाइजेशन, दिस द क्विकली चेंजिंग ग्लोबल फेनोमेना एक्सप्लोइटेड सम ऑफ दिस कंट्री, अब जर्मनी और इटाली दोनों एक हो गए, इसकी वजह से क्या इन्होंने कई देशों को बर्बाद कर दिया। अब वो कैसे बर्बाद किया? वी आर डिस्कसिंग हियर। पॉलिटिकली किया, इकोनॉमिकली मतलब पैसे की दृष्टि से किया, सोशली ड्यू टू विच देयर डेवलपमेंट हैज स्टॉप्ड दिस सेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इस वजह से भी विश्व युद्ध हुआ है क्योंकि जर्मनी और इटाली एक हो गए और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन में आ चुके थे, इसलिए भी रीजन माना जाता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट फैक्टर, विच फैक्टर अफेक्टिंग फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो कौन से फैक्टर प्ले मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
कुड बी कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग अनफॉरगेटेबल इवेंट। आज तक की ना भूल जाने वाली ऐसी कोई जो इवेंट है वो जिसे हम भूल नहीं सकते, ऐसी भी एक इवेंट हुई है जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या है हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो एक ऐसी इवेंट में आता है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, तो एक कौन से टाइम पीरियड से रहा हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्या रहे हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट हुआ था वो 1914 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1914 से लेकर 1970 के आसपास तक चलता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब क्यों हुआ उसके बारे में देखते हैं, कौन से फैक्टर प्ले इंपॉर्टेंट करते हैं, चलो देख लेते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज बिगन ऑन 1 अगस्त 1914। कब चालू होता है? 1914 में 1 अगस्त को चालू होता है। जर्मन है डिफीटेड द फ्रांस इन सेडन वॉर। ये घटना कहाँ से स्टार्ट होती है? एक छोटा सा युद्ध होता है और इतना बड़ा युद्ध धारण कर लेता है। जर्मनी जो कंट्री है उसने किसको हरा दिया? फ्रांस को हरा दिया। कौन से युद्ध में हराया? सीडन वॉर के अंदर हराया, बिकॉज ऑफ विच फ्रांस हैड साइनेड टू द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। अब जर्मनी जो नाम का देश है उसने फ्रांस को हराया और इसकी वजह से जर्मनी ने फ्रांस से एक ट्रीटी साइन कराई जिसे हम कहते हैं फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। फ्रैंकफर्ट ट्रीटी जो कि कब हुई? 1871 में हुई। अभी जो फ्रैंकफर्ट जो ट्रीटी है एक सिटी का नाम है, एक जगह का नाम है जो कि जर्मनी में है, फ्रैंकफर्ट। अकॉर्डिंग टू विच फ्रेंच हैड टू पे एज वॉर फाइन एज वेल गिव अवे टू ऑफ इट्स प्रोविडेंस। अभी ये युद्ध हुआ जो सिडन वॉर हुआ जर्मनी और फ्रेंच के बीच में हुआ, जिसमें हमारा जर्मनी जीत जाता है, फ्रेंच हार जाता है, तो फ्रेंच को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है जिस ट्रीटी का नाम है फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। अभी जो फ्रैंकफर्ट ट्रीटी साइन की उसकी वजह से जो हमारा बेचारा फ्रांस हार गया था उसका जो 2 जगह मतलब 2 जो प्रोविनेंस है स्टेट वो जर्मनी को दे देना पड़ता है। लॉरेंस एंड एप्सास। क्या लॉरेंस और एप्सास नाम की जो फ्रेंच की एक जगह है, स्टेट है, और एप्सास नाम की जो है वो किसको दे देना पड़ता है? जर्मनी को दे देना पड़ता है। फ्रांस हैड नॉट बीन एबल टू ओवरकम हिज ह्यूमिलेशंस। और ये अनादर ह्यूमिलेशन होता था, ये इंसल्ट फ्रांस कभी भूलता नहीं है। फ्रांस को याद है, किसको? फ्रांस को याद है कि जर्मनी और फ्रांस के साथ युद्ध हुआ जिस युद्ध का नाम होता है सेडन वॉर, जिसके अंदर जर्मनी जीत जाता है, फ्रेंच हार जाता है। जर्मनी को एक ट्रीटी साइन होती है जिसे हम फ्रैंकफर्ट की ट्रीटी कहते हैं। कब ट्रीटी होती है? 1871 में होती है। इस ट्रीटी के तौर पर फ्रेंच के 2 स्टेट होते हैं, लॉरेंस एंड एप्सिसा। ये दोनों स्टेट कौन ले लेता है? जर्मनी ले लेता है। और ये अनादर, ये इंसल्ट जर्मनी भूलता नहीं है। चलो अब कौन से फैक्टर रहे इसके अंदर वर्ल्ड वॉर होने की वजह से? कोई भी चीज़ यदि कोई भी जगह वैन एनी इवेंट अकर, यदि कोई भी इवेंट होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ फैक्टर्स रहते हैं। हम एग्जाम में यदि फेल होते हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ फैक्टर रहा होगा। हम क्यों फेल हुए? तो वी आर डिस्कसिंग हियर फैक्टर्स विच कॉजेज ड्यू टू वर्ल्ड वॉर, राइट। इकोनॉमिक फैक्टर देख लेते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर, इंग्लैंड हैड एस्टेब्लिश्ड इट्स वास्ट एम्पायर इन एशिया एंड अफ्रीका। अब देखा इंग्लैंड एक पावरफुल कंट्री के दौर पे बन रहा था, वास्ट एम्पायर। उसने एशिया में भी अपना एम्पायर खड़ा कर दिया, एशिया के कुछ नेशन को गुलाम बना लिया, अफ्रीका के कुछ नेशन को गुलाम बना लिया। इट एक्सप्लॉइटेड इट्स कॉलोनी इकोनॉमिकल एंड बिकम रिच। अब जहाँ जिस कंट्री को इसने अपनी कॉलोनी बनाई थी, जिस कंट्री को अपना गुलाम बनाया था, उसका पूरी तरह एक्सप्लॉइट कर दिया। एक्सप्लॉइट मतलब होता है शोषण कर देना। क्या कर देना? पूरी तरह चूस लेना, पूरी तरह उसको एग्जॉस्ट कर देना, इस तरह कर दिया। और जो इंग्लैंड है वो रीच बन गया। क्या बन गया? रीच, पैसे वाला बन गया। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन शिफ्ट कॉलोनाइजेशन यूरोप रिक्वायर्ड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब क्या था? यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण, मतलब इंडस्ट्रियल, सब जगह इंडस्ट्रियाँ लग रही थी। अब आप लोग जानते हैं यदि इंडस्ट्री लगाएंगे तो रॉ मटेरियल तो चाहिए, कच्चा माल चाहिए। जैसे कि सपोज आपको शर्ट बनानी है, पैंट और शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो आपको एक जो क्लोथ होता है उसका रोल तो चाहिए। उसी तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था यूरोप के अंदर। उस टाइम पे रॉ मटेरियल जो मतलब कच्चा माल होता है, जैसे हम हिंदी में कह सकते हैं कच्चा माल, कोई भी चीज़ को बनाने के लिए कच्चा माल होता है, तो उसके लिए डिमांड बढ़ रही थी। अभी जो कच्चा माल है ये अफ्रीका में और एशिया में इनर्मस ह्यूज क्वांटिटी में था। तो इसीलिए इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी जर्मनी हैड स्टार्टेड द कंपटीशन टू प्रोक्योर द मार्केट इन एशिया एंड अफ्रीका। अब देखा कि जो रॉ मटेरियल चाहिए तो इंग्लैंड तो पहले से ही कब्जा करके बैठा था। जर्मनी स्टार्टेड सप्लाइंग चीपर गुड इन कंपेरिजन टू इंग्लैंड एंड फ्रेंच। अब जर्मनी भाई को क्या सोचा? जर्मनी ने क्या किया, जो प्रोडक्ट हमारा इंग्लैंड और फ्रांस वाला भाई 20 रुपये में बेचता था वही जर्मनी ने क्या किया, 15 रुपये में देना चालू कर दिया। तो हम समझ गए यदि जर्मनी वाला भाई 15 रुपये में बेचेगा तो ऑब्वियसली सब जर्मनी से ही लेंगे। और इंग्लैंड और फ्रेंच जो 20 रुपये में बेच रहे थे उनका माल ऐसा का ऐसा पड़ा रहा और उनकी इकोनॉमी एकदम डाउन होने आई। जर्मनी ने क्योंकि सस्ते में देना चालू कर दिया। देयरफॉर एशिया मार्केट दैट इंग्लैंड एंड फ्रेंच डोमिनेटेड।
अब क्या हुआ, जो इंग्लैंड और फ्रेंच के कब्जे में हुआ करता था, अब वो मार्केट किसके हाथ में जाने लगा, जर्मनी के हाथ में, क्योंकि जर्मनी सस्ती चीज़ दे रहा था। दस वी आर ब्रोकन अप बाय द जर्मनी, इसीलिए सबको गुस्सा आ रही थी जर्मनी के ऊपर, किसको, इंग्लैंड को और फ्रांस को गुस्सा आ गई थी। कंसिक्वेंटली देयर वाज अ इंटेंस इकोनॉमिक कंपटीशन बिटवीन जर्मनी एंड इंग्लैंड, अब उनके बीच में इकोनॉमिक कंपटीशन बढ़ने लगी कि मैं अपना माल पहुंचाऊंगा, कमाने की होड़ ज़्यादा हो गई, राइट। और सेकंड रीजन रहता है मिलिट्रिज्म। इस तरह इकोनॉमिक फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जर्मनी जिस तरह इंग्लैंड और फ्रांस का मार्केट तोड़ा, उस वजह से भी उनको दुश्मनी हो चुकी थी। अब मिलिट्रिज्म क्या है, इसका अंदर रोल प्ले करता है। मिलिट्री फोर्स वॉज नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट फॉर द कंपटीशन दैट द यूरोपियन नेशन गॉट इनटू फॉर एक्सपांसन। अब मिलिट्री फोर्स, कोई भी देश है जिसकी सिक्योरिटी चाहिए, जिसमें आपको बढ़ावा देना है, जैसे कि हमें कोई भी कंट्री है उस पर हमें कब्जा करना है, तो हमें कम से कम मिलिट्री फोर्सेस चाहिए होती है, उसका एक्सपांसन वेरी नेसेसरी, राइट। फॉर एक्सपांसन यदि हमें इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया had begun expanding their military power while in countries like जापान, इटाली, जर्मनी एंड कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग had started। अब सब लोगों ने क्या किया, अपनी आर्मी बढ़ाना चालू कर दिया। सभी लोगों ने कहा कि अब तो ज़रूरी है, इंग्लैंड ने भी कर दिया, फ्रेंच ने भी कर दिया, तो लोगों के बीच में क्या आर्मी ट्रेनिंग, मतलब सब लोग देने लगे, कभी भी किसी के भी साथ युद्ध हो सकता है, तो हम अपनी आर्मी तैयार रखें। प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स मतलब लोगों ने हथियार के प्रोडक्शन चालू कर दिए। वॉज इंक्रीज अंडर द प्रोटेक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। क्या पूछा कि आप क्यों हथियार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो बोले सेल्फ डिफेंस के लिए ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। दस मिलिट्रिज्म गॉट एन इम्पेटियस एंड मिलिट्री कंपटीशन एडेड टू इकोनॉमिक कंपटीशन क्रिएटेड ए सीरियस एटमोसफियर ऑफ वॉर। अब लोगों के बीच में ये जो मिलिट्री का कंपटीशन था, लोग हथियार बना रहे थे, लोग अपनी आर्मी तैयार कर रहे थे, तो ये रीज़न भी माना जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1 होने की वजह। नाउ वी आर डिस्कसिंग थर्ड रीज़न। तो जो थर्ड रीज़न है वो ग्रुपिज्म है। क्या है, ग्रुपिज्म। जो थर्ड रीज़न रहा है वो ग्रुपिज्म है। चलो ग्रुपिज्म क्या है वो देख लेते हैं। गैंग, चलो ग्रुपिज्म एंड सीक्रेट ट्रीटी प्लेड ए मेजर रोल इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लोगों के बीच में ग्रुपिज्म बन जाता है। द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। हमारा जो दुनिया है वो कितने ग्रुप में डिवाइड हो गया था, 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया था बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले विश्व युद्ध के पहले। ऑन वन साइड वॉज द ग्रुप ऑफ जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया एंड हंगरी एंड बल्गेरिया एंड तुर्की। एक साइड कौन था, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया नाम का एक देश था, हंगरी था, बल्गेरिया था, तुर्की। टोटल 5 देश थे। कितने, 5। वाइल ऑन द अदर साइड वॉज द ग्रुप ऑफ इंग्लैंड। वाइल दूसरी साइड था ग्रुप ऑफ इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड जापान। बहुत पावरफुल कंट्रियाँ रही हुई हैं। तो एक साइड जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, बल्गेरिया था, तुर्की था। ये एकदम कमज़ोर वाला ग्रुप है और ये एकदम पावरफुल है, जापान, इंग्लैंड, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलिया। तो इस वजह से भी रहा है फीलिंग ऑफ जेलेसी। लोगों के बीच में जेलेसी की भावना हो गई थी। एनिमिटी, जो दुश्मनी वो बढ़ रही थी। मिसट्रस्ट, अविश्वास, फियर, डर, हेट्रेड मतलब घृणा करना, ये सब बढ़ रहा था इन 2 ग्रुप के बीच में। तो ये ग्रुपिज्म होता है, उसकी वजह से भी ये माना जाता है कि वर्ल्ड वॉर होने की एक ये वजह भी रही हुई है। फीलिंग ऑफ फायर्स नेशनलिज्म, लोगों के बीच में देश के प्रति भावना जागना, वो भी इसका एक रीज़न रहा है। फीलिंग ऑफ फायर्स नेशनलिज्म, द इंडिपेंडेंस ऑफ द बेल्जियम एंड ग्रीस एंड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटाली वेर द रिजल्ट ऑफ नेशनलिज्म। अब देखा कि जो इंडिपेंडेंस, बेल्जियम आज़ाद हो गया, ग्रीस भी आज़ाद हो गया, और आपने इसके पहले देखा जर्मनी और इटाली का यूनिफिकेशन हो गया। यूनिफिकेशन मतलब दोनों एक हो गए। तो बट लेटर द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म टुक एन एक्सट्रीम नैरो फ्रॉम यूरोप। इकोनॉमिक जेलिस, अब लोगों के बीच में जेलिसी होने लगी, इकोनॉमिकली जेलिसी भी होने लगी, कंपटीशन भी खड़ा हो गया। कॉलोनाइजेशन इन यूरोप, तो कॉलोनाइजेशन इन यूरोप भी होने लगा। इनक्रीज सो मच दैट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ईच अदर बिगन टू क्लैश। अब इससे क्या हो, क्लैश होने लगा दोनों के बीच में, क्योंकि सबकी देश की भावना होती है, इटाली, जर्मनी, उसकी वजह से होती है। तो ये डिस्कसिंग वी आर हियर डिस्कसिंग अबाउट दिस टॉपिक। सो कॉलोनाइजेशन चालू हो गया। लीडिंग यूरोपियन नेशंस बिगन टीचिंग एक्सट्रीम डिस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म टू पीपल। अब लोगों के अपने देश के अंदर प्रति भावना जागो। लव फॉर आवर नेशन, अपने देश के प्रति प्यार होना। हेट्रेड द अदर नेशंस वे एनकरेज, दूसरे देश को हेट करना, घृणा करनी, ये भी एक रीज़न था इसके पीछे, हेट्रेड करना, एनकरेज। द जर्मन चीफ काइजर विलियम वॉज द अदर ऑरिजिनेटर ऑफ नेशनलिज्म। जो जर्मन के चीफ थे काइजर विलियम वॉज द अदर ऑरिजिनेटर ऑफ द नेशनलिज्म एंड कॉलोनिज्म। तो जो जर्मन के जो चीफ थे काइजर विलियम, वो भी लोगों को मोटिवेट करते थे, ऑरिजिनेट नेशनलिज्म के लिए मोटिवेट करने लगे। ही वॉज ए ओवर एम्बिशियस एंड बिलीव्ड इन वर्ल्ड लीडरशिप। अब जो जर्मन के जो चीफ थे काइजर विलियम, वो ओवर एम्बिशियस थे और बिलीव्ड इन वर्ल्ड लीडरशिप, वर्ल्ड की लीडरशिप में विश्वास रखते थे। ही वॉन्टेड टू गेट द थिंग्स डन अकॉर्डिंग टू ही विल विद द हेल्प ऑफ हिज ग्रैंड मिलिट्री पावर। उनको ऐसा था कि मैं वर्ल्ड का लीडर बन जाऊँ, उनके मन में क्या था कि मैं वर्ल्ड का लीडर बन जाऊँ, और वो हमेशा अपनी आर्मी के ऊपर गरजते थे।
मतलब उन्हें लगता था कि मेरे पास मिलिट्री पावर है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा किसको लगता था? जर्मन चीफ काइजर विलियम को। द फीलिंग ऑफ द वार स्प्रेड अक्रॉस द अदर नेशन इन जर्मनी एंड हैड रिजल्टेड द फर्स्ट वर्ल्ड। तो ये जो भावना है, अपने देश के प्रति भावना जो फैलाई है वो जर्मनी के अंदर फैलाई है। और जर्मनी को ऐसा लगता था, जर्मनी के जो चीफ थे काइजर विलियम, उन्हें ऐसा लगता था कि मैं अपनी मिलिट्री पावर से कुछ भी कर सकता हूँ, मैं वर्ल्ड का लीडर भी बन सकता हूँ। तो ये फोर्थ रीज़न रहा हुआ है। फिफ्थ रीज़न न्यूज़पेपर का भी रहा है। न्यूज़पेपर ने लोगों के जो विचार हैं, वो लोगों के जो विचार हैं, लोगों के जो संवाद हैं, तो वो लोगों के बीच में पहुंचाने में भी न्यूज़पेपर ने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। तो न्यूज़पेपर ऑफ द यूरोपियन नेशंस अराउज सो मच हेट्रेड अमंग द पीपल। अभी जो न्यूज़पेपर है इसने भी कहीं ना कहीं रोल इंपॉर्टेंट प्ले किया है लोगों को बीच में हेट करने के लिए। एक्सग्रेटेड फॉल्स राइट ऑफ स्प्रेडिंग वेनम अगेंस्ट rival nations and the ruler of the respective nations and not make effort to establishing the peace and harmony। ये न्यूज़पेपर को पीस रखनी थी, लेकिन इसने भी एक जहर घोलने का काम किया है न्यूज़पेपर ने। फिलोसॉफी अबाउट वॉर। अब लोगों की वॉर के ऊपर फिलोसॉफी क्या थी? लोग कहते थे वॉर इज़ वेलफेयर। वॉर जो होता है, युद्ध एक कल्याणकारी चीज़ है। वाह, टू क्रूट इन यूरोप, ऐसा यूरोप में कहा जाता था। जर्मन राइटर ट्रॉट्स्काय है, जर्मन के जो एक राइटर हैं ट्रॉट्स्काय, उन्होंने कहा ओनली द माइटी डिजर्व टू लिव, ओनली द माइटी टू डिजर्व लिव। इन्होंने कहा दिया माइटी मतलब होता है शक्तिमान, सिर्फ इस दुनिया में शक्तिमान लोगों को ही जीने का अधिकार है। ये तो बहुत गलत बात है। वॉर अलोन इज़ द नेशनल लीड, युद्ध ही एक हमारे राष्ट्र की मांग है, ऐसा एक राइटर ने कहा था, जर्मन के राइटर ने। द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हिज वाइफ एसिसिनेटेड। अब एक और रीज़न रहा है, जो ऑस्ट्रिया की जो प्रिंस थी, प्रिंस राजकुमार, और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। शूट बाय मेंबर ऑफ सर्वेरियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक हैंड नाम का जो टेररिस्ट ग्रुप है, उसने क्या किया? ऑस्ट्रिया की जो प्रिंस है और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। ऑस्ट्रिया ब्लेम्ड सर्बिया फॉर द इन्वॉल्वमेंट इन द एक्ट एंड गेव अल्टीमेटम टू हैंड ओवर द कल्प्रिट्स टू ऑस्ट्रेलिया विद इन 48 आवर। अब क्या किया ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रिया जो नाम का देश, ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया अलग है, तो ये आप याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया की स्पेलिंग ये होती है, तो कई लोगों को कन्फ्यूजन ना हो जाए। ऑस्ट्रेलिया ये अलग है, ये अलग है, और ये यूरोप के अंदर आया ऑस्ट्रिया। इसकी जो कैपिटल है वो वियना है और इसकी जो कैपिटल है वो कैनवेरा है, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। कैनवेरा, राइट, तो ये कैपिटल है। तो उनकी वाइफ की हत्या कर दी गई। तो ऑस्ट्रिया लोगों ने डिमांड किया कि 48 आवर्स में उसे प्रेजेंट करो मेरे सामने। डिक्लेयर इट्स इग्नोरेंस इन द मैटर, और उसके मैटर पे किसी ने ध्यान दिया नहीं। विदाउट लिसनिंग इट एनीथिंग फ्रॉम सर्बिया, ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर वॉर ऑन सर्बिया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन विद दिस। इस वजह से भी कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर की एक वजह ये भी रही हुई है। नाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे होता है उसके बारे में देख लेते हैं। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 24 नेशन सपोर्टेड द अलाइड नेशन एंड 4 नेशन सपोर्टेड द एक्सिस नेशन। इनिशियली जर्मनी मेड नॉटवर्दी विक्टोरियस इन यूरोप। अब देखते हैं कि इस तरह हमने देखा कि जो 24 नेशन जो हैं उन्होंने अलाइड नेशन को सपोर्ट किया, 4 नेशन जो थे उन्होंने एक्सिस नेशन को सपोर्ट किया। जर्मनी मेड नॉटवर्दी विक्टोरियस इन यूरोप। अब आप लोग जानते हैं कि जर्मनी उस टाइम पे बहुत पावरफुल रहा हुआ था, राइट। तो जर्मनी उस टाइम पे पावरफुल था। इट यूनिट द फ्रेंच आर्मी। जर्मनी इतना पावरफुल था कि उसने फ्रेंच की आर्मी को क्या किया? ख़त्म कर दिया। इट फाउंड मैनी सबमरीन वॉर एंड डिस्ट्रॉयड द शिप ऑफ द अलाइड नेशंस। मैनी सोल्जर्स एंड सिविलियन डाइड बिकॉज ऑफ टैंक एंड पॉइजनस गैस। उस टाइम पे जो फ्रेंच आर्मी थी उसके बहुत सारे सोल्जर मर चुके थे। मैनी सोल्जर एंड सिविलियन डाइड बिकॉज ऑफ द टैंक। उसके पास इतने जोरदार हथियार थे जर्मनी के पास कि उसने फ्रेंच की जो आर्मी थी और उसके जो टैंक पॉइजनस गैस भी मार दी। इन 1917 रशियन रिवॉल्यूशन हैज स्टार्टेड। उस टाइम पे क्या हुआ? 1917 के अंदर रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। कब? 1917। सो रशिया विड्रू फ्रॉम द वॉर। इस वजह से, क्योंकि खुद रशिया के अंदर खुद एक रिवॉल्यूशन, एक विद्रोह चालू हो गया, उस वजह से रशिया विड्रॉ फ्रॉम द वॉर, और रशिया ने इस युद्ध से बाहर का रास्ता देख लिया और यहाँ से बाहर निकल आया। जर्मनी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दैट टाइम। जब ये युद्ध हुआ वर्ल्ड वॉर 1, उस टाइम पे जर्मनी बहुत पावरफुल कंट्री था। इट मैनेज टू ड्रॉन ए अमेरिकन स्टीमर लुसिटानिया इन विच 147 अमेरिकन सोल्जर डायड। इट मैनेज टू ड्रॉन अमेरिकन स्टीमर। अब जर्मनी इतना पावरफुल था कि उसने अमेरिका का जो स्टीमर था लुसिटानिया, जो अमेरिका का जो स्टीमर है उसका नाम लुसितानिया है, उसको भी उड़ा दिया और उसके अंदर टोटल 147 अमेरिकन सोल्जर मर गए। कंसिक्वेंटली अमेरिका ज्वाइनेड द अलाइड नेशन। और इस वजह से अमेरिका को गुस्सा आया और अमेरिका ने किसको ज्वाइन किया? अलाइड नेशन को। अब अमेरिका अलाइड नेशन को ज्वाइन करेगा, क्यों? क्योंकि एक्सिस नेशन में कौन था? जर्मनी था। जर्मनी ने उसके जो
जो उसका जो अमेरिकन स्टीमर था जिसका नाम लुसिटानिया है उसको उड़ा दिया था। इस वजह से अमेरिका ने अपना बदला लेने के लिए उसका जो अपोजिट पार्टी अलाइड नेशन को ज्वाइन किया, राइट। कंसिक्वेंटली अमेरिका ज्वाइनेड द अलाइड नेशन इन द वॉर 1917। कब ज्वाइन किया? 1917 में। वॉर कब स्टार्ट हो गया था? 1947 में वॉर स्टार्ट हो चुका था विद द कंट्री लाइक पनामा, इसके साथ पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना, सियाम ज्वाइनेड द अलाइड नेशन। अमेरिका ने जैसे ही ज्वाइन किया उसके साथ कई कंट्रियों ने अलाइड नेशन को ज्वाइन किया। थस द अलाइड नेशन बिकम स्ट्रॉन्गर। अब अमेरिका ने ज्वाइन कर लिया तो अलाइड नेशन कैसा होगा? स्ट्रॉन्गर। जर्मन आर्मी कुड नॉट विदस्टैंड द अमेरिकन ट्रूप्स। जर्मन आर्मी जो थी वो अमेरिकन के जो ट्रूप्स हैं उनके सामने टिक नहीं पाई और द होल पोजीशन ऑफ द वॉर चेंज। अब ऐसा लग रहा था, पहले ऐसा लग रहा था कि जर्मनी जीतने वाला है, लेकिन पहले ऐसा लग रहा था जर्मनी जीतने वाला है, लेकिन अब पूरी जो कंडीशन थी वो यूएसए ने चेंज कर दी। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने किसको ज्वाइन कर लिया था? अलाइड नेशन को ज्वाइन कर लिया था। और अमेरिका के साथ क्यूबा, हवाना, सियाम, चाइना, इन सब ने भी अलाइड नेशन को ज्वाइन कर लिया था। द जर्मन लीडर काइजर, अब देखते हैं अमेरिकन का जो ट्रूप था वो इतना पावरफुल था, उसके सामने उसके लिए टिकना बहुत ही मामूली चीज़ नहीं थी, राइट। तो अमेरिका का जो ट्रूप आ गया था, द होल पोजीशन ऑफ द वॉर चेंज। अभी पूरी कंडीशन चेंज हो गई है। बल्गेरिया इन सितंबर, बल्गेरिया ने भी ज्वाइन कर लिया। बल्गेरिया ने क्या? सितंबर में। तुर्की, ऑस्ट्रिया इन अक्टूबर 19 ज्वाइनेड द अलाइड नेशन। जो इसके साथ था, तुर्की और ऑस्ट्रिया जो इसके साथ था जर्मनी के साथ एक्सिस नेशन के अंदर, आज उसने क्या किया? उसने भी किसको ज्वाइन कर लिया? अलाइड नेशन को ज्वाइन कर लिया। तुर्की भी इसके साथ चला गया, ऑस्ट्रिया भी इसके साथ चला गया। कब? 1918 में ज्वाइनेड द अलाइड नेशन। द जर्मन लीडर काइजर एब्डिक्टेड हिज पोजीशंस एंड रन अवे। उसे एहसास हो गया कि उसकी हालत बहुत ख़राब है, जर्मन लीडर काइजर की, उसे महसूस हुआ हिज पोजीशन रन अवे। तो उसने सोचा कि एक काम करो, भाग जाना ही उसके लिए बेटर ऑप्शन है, राइट। तो ये ज़्यादा बेटर रहा। जर्मन सरेंडर टू अलाइड नेशंस एंड साइनेड द चीज़फेट ट्रीटी एंड द वॉर केम टू एंड। अब जर्मन ने क्या किया? जर्मनी ने जो है वो अलाइड नेशन के सामने सरेंडर कर दिया और उसको यही लगा कि ट्रीटी साइन करना इट इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर हिम, अदरवाइज ही बिकम डाइड, अदरवाइज वो मार ही देंगे उसे। इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर। अब जो वर्ल्ड वॉर के जो इफेक्ट हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डिस्ट्रक्शंस ऑफ मैन एंड मटेरियल। अब कभी भी युद्ध लड़ते हैं तो बर्बादी तो होती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन मटेरियल, कई लोगों की जानें चली जाती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 6.5 करोड़ पीपल टुक पार्ट। हाउ मेनी पीपल आर पार्टिसिपेट इन दिस वॉर? 6.5 करोड़, in which 1 crore people died and 2 crore people are injured and 17 lakh people are rendered permanently handicapped हो गए। इसमें क्या हुआ? 6.5 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 1 करोड़ लोगों की डेथ हो गई, 2 करोड़ लोग इंजर्ड हो गए, 70 लाख पीपल हैंडीकैप्ड हो गए, रेंडरेड हो गए। इस तरह जानहानि भी हुई और कई सारे एपिडेमिक्स और कई सारे रोग चालू हो गए, ब्रोक आउट हुए। सोशल चेंजेस क्या हुआ ड्यूरिंग दिस वॉर? अब ये युद्ध हुआ वर्ल्ड वॉर, तो ड्यूरिंग दिस वॉर सिंस मेजोरिटी ऑफ द मैन ऑफ ऑल नेशन वेयर ऑन द वॉर फ्रंट, वुमेन शोल्डरेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली। अब देख रहे हैं कि जब पूरे घर के जो हमारे इन सारे देशों के जो मैन हैं वो काम पर गए हैं, वो वॉर करने गए हैं, तो जो घर की जो जिम्मेदारी होती है वो किस पे आ गई? वुमेन पे आ गई। तो ये जो वॉर हुआ, वुमेन को कई सारी चीज़ सीखने को मिली, कई सारे मौके मिले वुमेन को। वो प्रोफेशनल ट्रेड में चली गई, सेकर सिटी फ्रेंचाइजी, मतलब वो खुद फील्ड के अंदर चली गई, डायरेक्ट खुद बिजनेस करने लगी, घर की पूरी जिम्मेदारी संभाली। दिस ऑल सोशल चेंजेस आर सीन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1।